नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम जान रहे थे भौतिक विज्ञान जो कि सामान्य विज्ञान के दृष्टिकोण से था, जिसमें हम बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण, केपलर नियम, गुरुत्वीकरण, पलायन वेग, सरल लोलक, तरंग, तरंग के प्रकार, ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्राशब्द तरंग, अनुनाद, ध्वनि का विवर्तन एवं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को हम पिछले वीडियो में देखे थे, यानी कि क्लास 3 में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो का जो सीरीज है उस पूरे सीरीज को भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जानेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा ऊष्मा और प्रकाश की, यानी कि लाइट, ऑप्टिक्स भी जिसे बोलते हैं, दर्पण और लेंस। इन चार जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको डीपली हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा उष्मा, यानी कि हीट किसे कहते हैं। इसके बारे में परिभाषा के तौर पे या फिर डेफिनेशन के तौर पे हम समझें तो यहाँ पर कहा जाता है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार का एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए स्थानांतरित होता है, तो उसके ताप में जो अंतर होता है उसके द्वारा, उसी के लिए यह एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। इसके मात्रक के बारे में जाने तो इसका कैलोरी होता है मात्रक। आप दूसरा मात्रक के रूप में आप जान सकते हैं जूल के रूप में। आगे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन विधियों से हो सकता है, इसके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधि से हो सकता है। पहला है चलन विधि, दूसरा है संवहन विधि और तीसरा है विकिरण विधि। अब जाने तो चलन विधि क्या होता है, तो केवल ठोस पदार्थ में यह विद्यमान होता है। यानी कि अगर हमें ऊष्मा का स्थानांतरित करना होगा तो हम चलन विधि से केवल ठोस पदार्थ में कर सकते हैं। द्रव एवं गैस में हम देखें तो द्रव एवं गैस में संवहन विधि के द्वारा हम ऊष्मा का स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकिरण विधि। इसमें आप जो देख सकते हैं कि प्रकाश किरणों के का स्थानांतरण होता है, यानी प्रकाश किरणों का स्थानांतरण होता है इसके द्वारा। नहीं, प्रकाश के तौर पे, विकिरण के तौर पे जब हम किसी में ऊर्जा का या फिर ऊष्मा का स्थानांतरित करते हैं तो यह विकिरण विधि के द्वारा किया जाता है। आगे देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश लघु तरंग के रूप में पृथ्वी तक आना एक प्रकार का विकिरण विधि से ऊष्मा को स्थानांतरित के रूप में आप इसे जान सकते हैं। ऊष्मा की पृथ्वी की ऊष्मा दीर्घ विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की जो ऊष्मा है वह दीर्घ विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं उष्मीय प्रसार क्या होता है। उष्मीय प्रसार के रूप में आप जाने तो देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन कहता है कि किसी भी पदार्थ को उष्मा देने पर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल अथवा आयतन में जब वृद्धि होती है, वही जो चेंजिंग है वही उष्मीय प्रसार के रूप में हम जानते हैं। इसके प्रकार के रूप में हम देखें तो इसके प्रकार देख सकते हैं, रेखीय प्रसार हो सकता है, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार हो सकता है, तीसरा आयतन प्रसार हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो रेखीय प्रसार, जिसमें हम उष्मा देने पर केवल लंबाई में वृद्धि होता है, तो यह रेखीय प्रसार के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल प्रसार में देखेंगे कि उष्मा देने पर जब लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि हो जाता है तो यह क्षेत्रीय क्षेत्रफल प्रसार के रूप में हम इसे जानते हैं। आयतन प्रसार के रूप में जाने तो उष्मा देने पर लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों में जब वृद्धि होती है, यह आयतन प्रसार के रूप में हम जानते हैं। अब जानते हैं यहाँ से गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, यानी कि गुप्त ऊष्मा की परिभाषा को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं वह ऊष्मा जो केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन उससे पदार्थ की तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे परिभाषा को, कि वह ऊष्मा जो केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उससे पदार्थ की तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह कहलाता है आपका गुप्त ऊष्मा कहलाता है। आगे देखेंगे कि गुप्त ऊष्मा के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो गुप्त ऊष्मा के जो प्रकार है, तो देखेंगे गुप्त ऊष्मा के प्रकार है, जिसमें कि पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसके माध्यम से पॉइंट निकल के आता है कि ऊष्मा वह मान है जो ठोस, यानी कि बर्फ को जल में बदलने के लिए आवश्यक हो, उसे गलन गुप्त ऊष्मा के रूप में हम जानते हैं। इसका मान आप देखेंगे तो 80 जूल प्रति किलोग्राम होता है। यानी कि
जब ठोस यानी कि ठोस बर्फ जल में अगर पिघले तो उसका जो गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वह 80 किलो जूल यानी 80 जूल पर किलोग्राम होता है। दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी कारण से गर्म पानी को छूने से अधिक खतरनाक होता है उसका भाप लगने पे, इसको आप ध्यान रखेंगे। नियत तापमान पर द्रव के एकांक क्षेत्रफल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में हम जानते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 536 से 540 जूल प्रति किलोग्राम इसका मान होता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नए चैप्टर जो प्रकाशिकी के रूप में है, या फिर इसे ऑप्टिक्स के रूप में भी आप जानते हैं, प्रकाशिकी के रूप में, प्रकाश के रूप में आप समझ सकते हैं। इसके परिभाषा डेफिनेशन के रूप में जाने तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है वही क्या कहलाता है, तो प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। आगे देखेंगे तो लाइट के बारे में देखने को मिलेगा हमें, यानी कि प्रकाश क्या होता है, इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरण करती है या फिर गमन करती है। इसकी जो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में यह कार्य करती है। प्रकाश जो है किस रूप में होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में काम करती है। तीसरा है निर्वात में भी यह संचरण संभव है। प्रकाश का जो संचार है वह निर्वात में भी संभव है। तरंगदैर्घ्य के रूप में देख सकते हैं, तरंगदैर्घ्य इसका 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है इसका तरंगदैर्घ्य, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के रूप में प्रकाश की दैत्य प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर के रूप में आप देख सकते हैं। तो दरकाते जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1734 ईस्वी में जो है कि दरकाते के द्वारा जो है क्या किया गया 1737 ईस्वी में, तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया यह जो मतलब प्रकाश के ड्यूअल जो नेचर होती है उसको, और इसमें आइजैक न्यूटन जो थे उनके द्वारा विकसित किया गया कण प्राकृतिक यानी पार्टिकल नेचर। इसके बारे में जब हम देखेंगे तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा प्रकाश के द्वितीय नेचर के बारे में। इसका एक तो होता है कण की प्रकृति और दूसरा होता है तरंग की प्रकृति। तो तरंग की जो प्रकृति होती है यानी कि वेव नेचर के बारे में हम जाने तो वेव नेचर को बताते हैं क्रिस्टियन हाइगेंस महोदय ने 1778 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं कि परिवर्तन एवं अपवर्तन यानी कि परावर्तन एवं अपवर्तन की जो व्याख्या क्रिस्टल हाइगेंस द्वारा किया गया था 1778 ईस्वी में। उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ और फैक्ट जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे कि चंद्रमा व अंतरिक्ष के बारे में। तो चंद्रमा व अंतरिक्ष यान पर खड़े यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या फिर काला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसके कारण जो है कि आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यानी कि समझ ले कि पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि आकाश का रंग काला दिखाई देता है, सॉरी नीला दिखाई देता है। अगर हम देखें तो चंद्रमा से हम देखते हैं अंतरिक्ष की तरफ, तो अंतरिक्ष में जो है चंद्रमा के बाद जो है कि वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण हमें चंद्रमा से आकाश जो है कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता है प्रकाश का। इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं यहाँ से कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है वर्ण विक्षेपण का उदाहरण आप कह सकते हैं इंद्रधनुष को। और इसका कारण देखें तो परावर्तन या वर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के रूप में आप इसे कह सकते हैं। प्रकार के रूप में आप देखें इंद्रधनुष के तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि ऊपर लाल प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होते हैं कि ऊपर लाल रंग व आधार में बैंगनी रंग होते हैं, एवं द्वितीयक जो इंद्रधनुष होते हैं सेकेंडरी इंद्रधनुष होते हैं रेनबो जिसको बोलते हैं, वह ऊपर बैंगनी रंग होता है आधार में लाल रंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ऊपर लाल होता है नीचे बैंगनी होता है, द्वितीयक में उल्टा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में यहाँ पर हम जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्या है। तो प्रकाश का वेग जो है कि अधिकतम कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है प्रकाश की घनत्व या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करती है। आगे जानिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो किसकी इसकी जो है कि चाल बढ़ जाती है, तथा
यह जो है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, प्रकाश के चाल के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। तो प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले जाने तो भिन्न-भिन्न माध्यम में इसका चाल अलग-अलग हो सकता है। प्रकाश की सबसे कम चाल ठोस माध्यम में होता है। अगला है प्रकाश की चाल व अवरोही क्रम में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, सबसे अधिक निर्वात में, दूसरा नंबर पे गैस, तीसरे नंबर पे द्रव और सबसे कम होता है ठोस में। आगे जाने तो नए फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं चाल में जो अंतर का कारण क्या हो सकता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होने के कारण उसके चाल में भी अंतर देखने को हमें मिलता है। प्रकाश की शाब्दिक चाल क्या हो सकती है? तो प्रकाश का निर्वात में शाब्दिक चाल के आप गणना करें तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परावर्तन के रूप में हम जाने तो यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो इसकी परिभाषा देख सकते हैं डेफिनेशन के रूप में कि प्रकाश की किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेषित होने की जो प्रक्रम है वह परावर्तन कहलाता है। अब जानते हैं इसके नियम क्या-क्या हो सकते हैं। तो इसके नियम 2 होते हैं, इसको भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपतित किरण इसे कहते हैं, जो कि फर्श से या फिर दर्पण से टकराता है, और दूसरा जो होता है इससे रिफ्लेक्ट होने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और अभिलंब, इसे जो बीच वाला कहते हैं जो लाइन, इसे अभिलंब कहा जाता है। ये परावर्तक सतह है, ये आपतन बिंदु है। ये जहाँ पर प्रकाश की जो आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक सतह पर टकराती है वह आपतन बिंदु के रूप में हम जानते हैं। तो उस बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होता है वह अभिलंब और जो है कि परावर्तित किरण, इसके बीच का जो कोण होता है वह परावर्तन कोण होता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतित कोण होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें तो यहाँ पर प्रकाश परिवर्तन के कारण घटने वाली घटना किस प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी वस्तु का दिखाई देना या फिर किसी वस्तु के रंग का निर्धारण करना, यह जो है प्रकाश के परावर्तन की घटने के कारण हो सकता है। इसमें आप देखें तो लाल मेज है, जिसमें कि व्यक्ति जो है कि किस प्रकार से उस कलर को देखेगा, तो बल्ब का जो रोशनी है वह आपतित होगा लाल के कलर के मेज पे, और वह रिफ्लेक्ट होकर के व्यक्ति के आंख पर रिफ्लेक्ट होगा, जिसके माध्यम से हम देख पाएंगे कि वह किस कलर के हैं, वह प्रतिबिंब या फिर वस्तु। यहाँ पर आप एक नियम और जान सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, जिसको हम बताते चलते हैं। यानी कि प्रकाश के जो परावर्तन के 2 नियम है वह किस प्रकार से। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और उनके बीच डाला गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह एक नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है कि बराबर होते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, यानी कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से कोण आई बराबर कोण आर होता है। इस नियम को आप समझ सकते हैं। आगे चले तो कुछ फैक्ट और दिए गए हैं, इसको हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण के रूप में आप देख सकते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि दर्पण क्या होता है, या फिर यहीं से हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण के रूप में, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर किसे कहते हैं। तो समतल परावर्तक पृष्ठ वाला जो दर्पण होता है वह समतल दर्पण कहलाता है। और इसके जो प्रतिबिंब है उसकी जो विशेषता किस प्रकार से हो सकती है। तो समतल दर्पण की जो प्रतिबिंब होती है उसकी विशेषता प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। ये पॉइंट सब बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार से होता है। ऑप्शन में इस प्रकार से दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको टिक आउट करनी होती है। तो जानेंगे कि प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब जो है कि समतल दर्पण की जो प्रतिबिंब है उसकी विशेषताएं के रूप में। तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। दूसरा जो पॉइंट है, विशेषता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब और वस्तु का समतल दर्पण के बराबर दूरी किंतु विपरीत सतह पर स्थित होता है। प्रतिबिंब और वस्तु का समतल दर्पण से बराबर दूरी किंतु विपरीत सतह पर स्थित होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वस्तु का जो पूर्ण प्रतिबिंब है उसको देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई की
आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब क्या होगा, तो 3 होगा। नेक्स्ट है दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब कितनी होगी, तो अनंत होगी। और प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू। और आगे आप देख सकते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं समतल दर्पण का। तो चेहरा देखने में प्रयुक्त दर्पण हो सकता है, बहुरूपदर्शी जो दर्पण होते हैं उसके रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पारदर्शी के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे इसके उपयोग के रूप में। आगे बढ़ेंगे तो दर्पण के रूप में और कई सारे जो फैक्ट है उसको हम देखते चलेंगे कि दर्पण यानी कि मिरर, तो इसकी परिभाषा के रूप में देखें तो चिकनी तथा उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह को हम कहते हैं दर्पण। या फिर इसके प्रकार आप देख सकते हैं समतल दर्पण, परवलयकार दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से होते हैं दर्पण के प्रकार। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं गोलीय दर्पण के 2 प्रकार किस रूप से बताए गए हैं यहाँ पे कि उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण को कहते हैं, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण को कहते हैं। अब देखें तो परावर्तक सतह इसे कहते हैं, जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है वह परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण में। और रजित पात यानी रतजित रज रजतित परत यानी कि जो पेंट किया हुआ जो सतह होता है उसको कहा जाता है। तो इस भाग को जो है कि रंगाई किया हुआ वाला जो सतह होता है उसको कहते हैं, जो धसा हुआ होता है उत्तल दर्पण में। अब सेम टू सेम अब देखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, यानी कॉनकेव मिरर में क्या होता है। तो परावर्तक सतह जो होती है वह धसा हुआ होता है, वह जो है कि देख सकते हैं धसा हुआ होता है, यानी परावर्तक जो सतह होता है वह धसा हुआ होता है। और जो रंगाई किया हुआ जो पार्ट होता है यानी कलर जो पार्ट होता है, कलर जो सतह होता है वह आपका उभरा हुआ होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि रिफ्लेक्शन जो होगा वह धसा हुआ पार्ट से अगर होता है तो वह अवतल दर्पण है, अगर रिफ्लेक्शन उभरा हुआ पार्ट से होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो इसके परिभाषा के रूप में देख सकते हैं उत्तल दर्पण के कि बाहर की ओर उभरी हुई सतह से परावर्तन जो होगा तो वह एक प्रकार से उत्तल दर्पण कहलाएगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अनुप्रयोग के रूप में हम देख सकते हैं उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के जो है कि पश्च दृश्य दर्पणों में यानी कि साइड मिरर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। आगे देखें तो स्ट्रीट लाइट्स में जो है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आवर्धक लेंसों में या फिर सन ग्लासेज में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं अवतल दर्पण के यानी कॉनकेव मिरर के डेफिनेशन कि अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तित होने वाली जो किरणें होंगी या फिर मतलब जो है कि अंदर की ओर जो मुड़ी हुई सतह है उससे अगर परावर्तित होती है तो वो निश्चित रूप से अवतल दर्पण कहलाएगा। इसका अनुप्रयोग के रूप में आप देख सकते हैं टॉर्च व वाहनों के जो है कि हेडलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बारे में देखें तो दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों के इलाज करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शेविंग करने वाले जो दर्पण होते हैं उसमें सौर भट्ठी में इसका इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। और खगोलीय दूरदर्शी में एवं सैटेलाइट डिश में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो लेंस के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। लेंस यानी कि लेंस किसे कहते हैं, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी पदार्थ जिसके एक या दोनों पृष्ठीय वक्रीय हो सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ समांग पारदर्शी जो माध्यम होगा जिससे के जो है कि एक या फिर दोनों पृष्ठ जो है कि वक्र होगा यानी मुड़ा हुआ होगा, तो वह लेंस के रूप में हम इसे कहते हैं। जिसपे आप देख सकते हैं द्वि उत्तल लेंस के रूप में आप देख सकते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस अब किस प्रकार से होता है। उसके बाद है अवतलावतल लेंस यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस इसे बोलते हैं। उसके बाद है बाई कॉनकेव लेंस। सामान्य तौर पे जाने तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, उसको जो कई पार्टों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से होते हैं कि अवतल तोलक अवता
लोलक यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इसे कहते हैं इंग्लिश में। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इसे कहते हैं समतलोन्नत लेंस के रूप में हम इसे जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो केंद्र पर आने की उत्तल लेंस के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर, यानी कॉनकेव लेंस के बारे में जो मेन पॉइंट है उसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम फोकस। और इसके बारे में हम देखें तो पहला फैक्ट निकल के आता है, केंद्र पर मोटा परंतु किनारे पर पतला होता है यह लेंस। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस, यानी इस प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से होता है। हाँ, अन्य नाम के रूप में आप देखें तो अभिसारी लेंस यानी कॉन्वर्जिंग लेंस के रूप में हम इसे जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के रूप में, अभिसारी लेंस के रूप में। द्वि उत्तल लेंस के रूप में भी हम जानते हैं इसे, द्वि उत्तल लेंस यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस के रूप में भी हम इसे जानते हैं। इसका उपयोग के रूप में आप देखें तो माइक्रोस्कोप, कैमरा और दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपर मेट्रोपिया के सुधार हेतु हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण का दूरबीन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे अवतल लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस इस प्रकार से होता है, यानी कि जिसका बीच वाला जो भाग होता है वह धंसा होता है एवं दोनों किनारे पर जो है कि मोटा होता है। वह जो है लेंस है कि कॉनकेव लेंस कहलाता है। तो इसके अन्य नाम के रूप में आप देखें तो अपसारी लेंस इसे कहा जाता है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस आप देखेंगे तो अवतल लेंस को कहा जाता है। अभयावतल लेंस के रूप में हम इसे भी जानते हैं, अभयावतल लेंस। और इसके प्रयोग के रूप में हम जाने तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करना, वाहनों में, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसका इस्तेमाल करने में, और स्ट्रीट लैंप का जो है कि इस्तेमाल करने में हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसका भी दो नियम होता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल जो पथ होती है उससे विचलित हो जाती है। इसको लेकर के बताया गया कि यह अवतल लेंस का जो है कि यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहा जा सकता है, इसे प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहा जा सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रकाश के अपवर्तन जो होगा वह लेंस में होगा और परावर्तन किस में होगा? तो दर्पण में होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यह किस प्रकार से सतह है, यानी कि कोई माध्यम है नीचे, देख सकते हैं, और यहाँ से आपतित हुआ किरण और आपतन बिंदु से होते हुए अपवर्तित हुआ यानी रिफ्लेक्टेड हुआ कहाँ पर? तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधे निकल गया और थोड़ा सा जो है कि ये मुड़ गया, देख सकते हैं। यह जो मुड़ा है यह एक्चुअली में क्या है? तो अपवर्तित जो किरण है वह होता है यह। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से। इसमें भी सेम नियम होता है कि आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण दोनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन अपवर्तन कोण दोनों जो है कि बराबर होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जब कोई भी प्रकाश जो है कि सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा से विक्षेपित हो जाती है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं अपवर्तन के उदाहरण के रूप में कि पहला पॉइंट कहता है कि जल में डूबी हुई छड़ का जो है कि बाहर से देखने पर मोटी और सतह मुड़ी हुई दिखाई देना, यह एक प्रकार का अपवर्तन का उदाहरण आप इसे कह सकते हैं। पानी से भरी बर्तनों में पड़े सिक्के को अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना, यह भी एक प्रकार का प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है तारों का टिमटिमाना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा है देख सकते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, एक प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहलाता है। अब आगे जाने की अपवर्तनांक क्या होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जाने तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके डेफिनेशन को। निर्वात में कागज की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वह जो है कि अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यानी कि अपवर्तनांक बराबर आप देखें तो अपवर्तनांक आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक
माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रतीक होता है म्यू। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हम यहाँ से हासिल करने की कोशिश करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम जाने। इसके बारे में हम देख सकते हैं कि परिभाषा के रूप में कि किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें हेतु आपतन कोण यानी कांतरिक कोण, जिसे आप क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं, से अधिक क्रिटिकल एंगल से अधिक होने पर किरण का जो है कि माध्यम किरण का जो है कि सघन माध्यम से पृष्ठ से परिवर्तित होकर के वापस लौट जाता है। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। यानी कि कोई भी जो प्रकाश है और इसके माध्यम से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ और टोटल का टोटल रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण के रूप में कि सबसे पहला उदाहरण मृगमरीचिका का निर्माण होना, हरे हीरे का जो है कि चमकना, कांच के चटके भाग का चमकना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके जो है कि इंपोर्टेंट उदाहरण एग्जाम्पल। आप देखिए तो टेलीस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर आदि जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही अब कार्य करते हैं। इससे जुड़ी जानकारी और हम एकत्रित करना चाहेंगे यहाँ से कि प्रकाश के परिकिरणन के बारे में कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन को। तो देख सकते हैं इसकी परिभाषा माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों से टकराकर प्रकाश का जो है कि सभी दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। उसके बाद देख सकते हैं प्रकीर्णन बराबर होता है देख सकते हैं कि 1/तरंग दैर्ध्य का जो है कि होल फोर्थ बराबर होता है, यानी 4 गुना होता है, 4 मतलब तरंग दैर्ध्य का जो है कि पावर में 4 आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें तो आकाश एवं समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो यही प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का लाल दिखाई देना, यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो है कि लाल क्यों दिखाई देता है, यह प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अब यहाँ से देखें तो प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहता है, इसके डेफिनेशन देख सकते हैं कि समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे की माध्यम में प्रकाश दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परावर्तित करने की परिघटना को आप देख सकते हैं, कह सकते हैं प्रकाश का व्यतिकरण कह सकते हैं। उदाहरण के लिए साबुन के बुलबुले पर जल की सतह पर और फैले हुए तेल की परत का रंगीन दिखना, इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसका उदाहरण। और इसके बाद देख सकते हैं सीडी एवं डीवीडी का रंगीन दिखना भी इसी का उदाहरण आप कह सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है ऑप्टिक्स का, उसको आप देखें तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप किसे कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को आप जाने तो किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण की गुजरने का जो है कि विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। किस प्रकार से विभाजित होता है, तो देख सकते हैं पीला, जामुनी, बैगनी इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और उसके बाद है वायलेट, आप देख सकते हैं, जिसे हम विविग्योर के नाम से भी हम इसे याद रख सकते हैं। विविग्योर एक प्रकार का ट्रिक है जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं। नीचे से होगा, यह नीचे सीक्वेंस से होगा, इसमें कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, येलो और ऑरेंज और रेड, ये इस प्रकार से इसके कलर को दर्शाते हैं वर्ण को विक्षेपित करके प्रकाश के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विद्युत धारा और कई सारे फैक्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।